एक्सपीरियंस है केरला में कुडुमश्री में काम करने का एनएचजी एडीएस और सीडीएस के साथ, वो लोग किस प्रकार से हमारी ग्राम पंचायतों के साथ साथ में काम करके अपने गांव का या अपने एरिया का विकास करते हैं, उस आइडिया को लेकर हमने ये पीआरआई सीबीओ का आइडिया शुरू किया है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, आप लोग सारे बीएमएम डीएमएम मुझसे बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि माइक्रो फाइनेंस हम लोग बहुत फोकस करते हैं। मतलब लोन रीपेमेंट हो गया या समूह पैसे सेव कर रहा है और उसके बाद लोन दे रहा है, जितना भी प्रोसेस है माइक्रो फाइनेंस का, वो हमारे समूह की एक बहुत मेजर एक्टिविटी है। पर हम ये इस चीज पे काम करना चाहते हैं कि जबकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे तुरंत जो भी फाइनेंशियल जो भी आर्थिक हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, वो इकलौती एक्टिविटी नहीं है जो कि एक समूह को करनी चाहिए। उससे कहीं बड़ा दायरा है हमारे समूह के काम करने का। और जितने भी हमारे एंटाइटलमेंट है, मतलब जितने भी हमारे हक हैं जो हमको गवर्नमेंट से मिल सकते हैं, जो हमें सरकार से मिल सकते हैं, उस पे एक राइट्स बेस्ड तरीके से, मतलब हमारे अधिकारों पे आधारित तरीके से हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। और इससे क्या फायदा हो सकता है, हमारे जो समूहों का रोल है, जो हमारी समूह की महिलाओं का रोल है, वो पूरे हमारे गांव के विकास में या गांव के विकास के लिए जो भी गतिविधियां होती है पंचायत में, उन सब में उनका रोल बहुत बढ़ सकता है अगर इस प्रोजेक्ट को हम ढंग से, उनकी एक जवाबदेही भी बढ़ती है और ये बहुत ज्यादा एक्सेसिबल होता है। तो हम सीबीओ के साथ क्यों काम करते हैं, क्योंकि एसएचजी जो है, जो समूह है, हमारे गरीबों की बनाई हुई एक के समूह है। मतलब उनको उनकी फायदे, संवेदनशील तरीके का मंच है जहाँ पे लोग अपने दुख शेयर कर सके, अपनी जरूरतें बता सकें। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम उनके साथ काम करें। उनको जानकारी देने से हमारे गांव का विकास होता है। अगर समूह की महिलाएं कुछ चीजें जानेंगी, उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी, तो वो इनडायरेक्टली बच्चों की अवेयरनेस बढ़ेगी, उनके परिवारों की अवेयरनेस बढ़ेगी। तो हमारे पूरे गांव का विकास करने के लिए समूहों को की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इनहैंस लीडरशिप स्किल्स, मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारी समूह की महिलाएं अगर वो जानकारी सही रखे, उनका काम करने का तरीका सही हो, तो बहुत लोग पंचायती राज के लिए भी इलेक्शंस में लड़ते हैं। जहां पे हमने पहले काम किया है, हमने देखा है कि बहुत लोगों ने प्रधान के लिए अपना नाम दिया है, कुछ लोग शायद सिलेक्ट भी हुए होंगे। तो इस तरीके से सीबीओ से के साथ काम करने के हमारे इस तरह के फायदे हो सकते हैं। पर मेन फायदा, अगर हम पीआरआई और सीबीओ साथ में काम करें, नेक्स्ट स्लाइड, पीआरआई और सीबीओ साथ में काम करें, तो जितना भी हमारी एफिशिएंसी है, मतलब जितनी भी गरीबों के लिए बनी हुई योजनाएं हैं, उनकी जानकारी भी बढ़ेगी और वो लोगों तक पहुंच भी पाएगी बेहतर तरीके से। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, मतलब जितना भी हम गांव के लिए योजनाएं बनाते हैं, उसमें सिर्फ प्रधान या सिर्फ गांव के मुखिया लोग का हिस्सा नहीं होगा, गांव वासियों का भी हिस्सा होगा। वो लोग भी अपना राय दे सकेंगे, वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। सीबीओ बॉडी के अंदर, मतलब पूरे समूह के नेटवर्क के अंदर एक अवेयरनेस जनरेशन होगा। मतलब वो लोग ज्यादा जानकार होंगे, उनका कैपेसिटी बिल्ड होगा, यानी उनकी क्षमताएं बढ़ेगी। उनकी जो क्षमताएं हैं अपने घर से बाहर निकलने के लिए, ब्लॉक तक जाने के लिए, जिला तक जाने के लिए, अपनी आवाज को सामने रखने के लिए, उनकी वो सारी क्षमताओं में भी एक बढ़ोतरी होगी। और ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने से, इस तरीके का कि पीआरआई और सीबीओ साथ में काम करें, ऐसा जब प्लेटफॉर्म बनेगा, तो हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज हो गया, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट है, और महिलाओं के बीच में एक डायलॉग बढ़ेगा। मतलब उनके बातचीत करने का तरीका, उनके बातचीत करने की जगह, सबका एक इनहैंसमेंट होगा। सब कुछ थोड़ा ज्यादा एक्सेसिबल और बढ़ेगा। हाँ, ठीक है, यू कैन मूव ऑन। हाँ, और थैंक यू मधुलिका। मधुलिका ने काफ़ी अच्छे तरीके से बारीकी से समझाया कि कुडुमश्री कहाँ से निकल के आया और एनआरओ किस तरीके से खुद को एस्टेब्लिश किया। तो हमारे कुछ स्ट्रैटेजी रहे हैं एनआरओ के पार्टनर स्टेट में काम करने के। मैं बेसिकली उस स्ट्रैटेजी पे बात कर रहा हूँ अभी। तो हम जब काम करते हैं किसी भी पार्टनर स्टेट्स के साथ, तो सबसे जो हमारे इम्पोर्टेंट एक लोग होते हैं, वो होते हैं हमारे मेंटर्स, जो हमारे फील्ड पे काम करते हैं। मेंटर्स बेसिकली हर ब्लॉक पे, पंचायत स्तर पे ये पूरे प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करते हैं। और ये फोटो आप देख सकते हैं, ये फोटो आई थिंक बनारस से है। और ये मेंटर्स होते कौन है? ये बेसिकली सीडीएस चेयरपर्सन होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सीएलएफ होते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ केरला में सीडीएस होते हैं, जैसे मधुलिका ने बताया था। और इन सीडीएस चेयरपर्सन के इलेक्शन हर 3 साल पे होते हैं और ये काफी एक्सपीरियंस होते हैं। एटलीस्ट इनको 6 ईयर या 9 ईयर्स का इलेक्टेड लोग होते हैं, तो एक्सपीरियंस होता है। और इन लोगों का मेंटर्स के रूप में सिलेक्शन होता है
और इनकी उसके बाद जो है इन लोगों को पार्टनरशिप में काफी लंबी इमर्जन और ट्रेनिंग के बाद मतलब डिप्यूट किया जाता है। तो मेंटर्स हमारे प्रोजेक्ट के बहुत बड़े एक मतलब हमारे लोग हैं। उसके बाद आते हैं प्रोफेशनल, जो कि हम जैसे लोग फील्ड कोऑर्डिनेटर और स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करते हैं हम लोग पार्टनर स्टेट्स के साथ, जो कि प्रोफेशनल बाकी के कैंपसों से सेलेक्ट करके आते हैं। और इंडिया के काफ़ी यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व है जहाँ से प्रोफेशनल्स के सिलेक्शन होते हैं। इनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, इमर्जन होता है, और जो कि डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के लेवल पे इस पूरे प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करते हैं डीएमएमई और बीएमएमई के साथ मिलके। उनके कंसल्टेशन के साथ जो है हम किसी भी एक्टिविटीज को फील्ड पे कैसे करना है, प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पूरे प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करते हैं। उसके बाद हम जो सबसे मेन काम है, हम जिस उद्देश्य के साथ काम करते हैं वो है हमारा सीसीआरपी, जिसको हम लोग कन्वर्जेंस कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन बोलते हैं। ये समूह की महिलाएं होती हैं और हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं सीसीआरपी सिलेक्शन के। वो क्राइटेरिया के बारे में बात नेक्स्ट वर्कशॉप में डिटेल में बात करेंगे। और ये कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो होते हैं वो हमारे कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट के अंदर में ही काम करते हैं और मेंटर के देखरेख में काम करते हैं। कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें ये बखूबी अपना रोल अदा करते हैं। उसके बाद होता है आई मेंटर्स। हमारे पूरे प्रोजेक्ट में जब हमारा प्रोजेक्ट फर्स्ट फेज खत्म हुआ है अभी, तो हम लोग इंटरनल मेंटर के सिलेक्शन के प्रोसेस में अभी हम लोग लगे हुए हैं। आई मेंटर पॉलिसी बनती है और इंटरनल मेंटर जो है बाकी के अपने पंचायत से निकल के दूसरे ब्लॉक्स में जाते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं और वहां जाके आई मेंटर के रूप में अपना योगदान देते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, जो कि एक हमारा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है इनके साथ। उसके बाद हम कैपेसिटी बिल्डिंग में काम करते हैं सीसीआरपी पे आई मेंटर्स के साथ। जैसा कि मधुलिका ने आप सबों को बताया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मतलब प्रधान जी लोगों के साथ, समूह के लोगों के साथ हम उनके सशक्तिकरण को और उनके स्ट्रेंथ जो है उनको और कैसे ताकतवर बना सकते हैं, इस पूरे जो कोलैबोरेशन है सीबी और पीआरआई के बीच में उसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उस पर अलग अलग एक्टिविटीज और गतिविधियों के माध्यम से हम लोग उन रिश्तों को मजबूत करने का काम करते हैं। हमारी जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज होती हैं एंट्री लेवल के लिए बेसिकली हम लोग सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, माफ कीजिएगा वहाँ सीसीएस हो गया है, वहाँ पे सीएसएस होना चाहिए था, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू जो है हम लोग एक्टिविटी करते हैं जो पीए कहा जाता है। आगे हम इस पर बातचीत करेंगे डिटेल में, हमारे कोलिग्स करेंगे। तो पूर्ण एक्टिविटीज में जो अभी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट है जो बाकी के 10, उन लोगों को पता है कि पीए के माध्यम से हम लोग किस तरीके से समूह की महिलाओं को उनको उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराते हैं और उनको किस प्रकार से उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए, उनको हम लोग इस पे जागरूक करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये फिलहाल हमारे इंटरवेंशन एरियाज हैं जो 10 डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हुए हैं और 10 ब्लॉक के नाम लिखे हुए हैं। बेसिकली भी हम लोग फतेहपुर, बांदा, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गोरखपुर, बहराइच, बस्ती, सुल्तानपुर और मिर्जापुर में काम कर रहे हैं। एक्सपेंशन प्लान हमारा आगे है जिस पे हम लोग आगे भी बातचीत करेंगे। हम लोग अभी 10 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारे ह्यूमन रिसोर्स क्या है, उन बातों पे हमने इस पे काफी बारीकी से प्रेजेंट किया है अपने पीपीटी में। हमारे पास हर जिले में 10 पंचायत हैं और उन 10 पंचायत में जो है हम लोग कहीं 2 मेंटर्स हैं, कहीं जहां हमारे बहुत ज्यादा एसएचजीज या व्यू हैं वहाँ पे हमने 2 मेंटर्स रखे हैं, और जहां हमारे थोड़े कम व्यूज हैं वहाँ पे हमने 1 मेंटर रखे हैं, और हर जगह हमारे एक प्रोफेशनल भी मौजूद है। तो कुल मिला जुला के हमारे पास 10 डिस्ट्रिक्ट, 10 ब्लॉक, 100 पंचायत और हमारे पास 15 मेंटर और 5 प्रोफेशनल्स हमारे पास यूपी में अभी मौजूद हैं करंट में। नेक्स्ट। धन्यवाद राज। जैसे कि राज ने अभी बताया कि पीआरआई सीबीओ कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो मुख्य रणनीतियां हैं, अब हम बात करेंगे कि मुख्य गतिविधि कौन कौन सी है पीआरआई सीबीओ कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट की। जब जो नए डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक आने वाले हैं, अगर उनको पीआरआई सीबीओ कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट करना है तो सबसे पहली जो गतिविधियां होंगी वो होंगी पीएई और ईएपी। पीएई माने पार्टिसिपेटरी असेसमेंट ऑफ एंटाइटलमेंट, और ईएपी का फुल फॉर्म है एंटाइटलमेंट एक्सेस प्लान। इसमें पीएई गतिविधि जो है वो समूह स्तर पे होती है और ईएपी गतिविधि जो है वो ग्राम संगठन स्तर पे होती है।
अब इन दोनों गतिविधियों का उद्देश्य क्या है, क्यों हम इससे शुरुआत करते हैं, क्यों प्रोजेक्ट में इन्हीं दोनों गतिविधियों को सबसे पहले किया जाता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन दोनों गतिविधियों को करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है क्योंकि जो पीएई गतिविधि होती है उसमें समूह स्तर पे जो हमारी सीसीआरपी है, कन्वर्जेंस कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, और जो हमारी केरला मेंटर है, वो लोग आकर के समूह की दीदियों के साथ चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं उनके हक और अधिकारों के बारे में। जैसे कि हम राज ने बताया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हमारा एक तरीके से मुख्य एक बिंदु है जिसके आसपास ये प्रोजेक्ट काम करता है। तो पहला उद्देश्य वही है कि जब ये पीएई एक्टिविटी होती है समूह स्तर पे, तो जो भी योजनाएं हैं, जो भी हक और अधिकार है हमारी दीदियों के, गरीब और पिछड़े वर्ग के, उन पर चर्चा होती है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है और हमारी दीदियों को ये समझाया जाता है कि वो किसी भी योजना को कैसे अच्छे से उसके बारे में जानकारी ले सकती हैं और कैसे उसका उपयोग कर सकती हैं अपने जीवन को बेहतर करने के लिए। तो वो पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये कि जब एक बार आपको जानकारी हो गई, आपको समझ में आ गया कि आपके हक और अधिकार हैं, तो किसी भी इंसान को एक मंच की जरूरत होती है और हमारे संविधान ने हमें वो मंच दिया हुआ है गांव में, ग्राम सभा। तो इसी पीएई एक्टिविटी में समूह स्तर पे एक और चर्चा होती है, उसके बारे में हमारी दीदियों को सेंसिटाइज और मोबिलाइज किया जाता है कि एक बार जब आप अपने हक और अधिकार को समझ जाएं, जान जाएं, उनको चिन्हित करना सीख जाएं, तो ग्राम सभा जैसा एक मंच है जहां पे आपको जाकर के भागीदारी करनी है और अपनी मांग को रखना है, उसको मांगना है अपने मुखिया से, अपने ग्राम पंचायत के सदस्यों से। तो दूसरा जो उद्देश्य है इन दोनों एक्टिविटी का वो ये है कि ग्राम सभा में भागीदारी बढ़ाने के लिए उनको सेंसिटाइज और मोबिलाइज किया जाए हमारी दीदियों को। तीसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि जैसे मैंने अभी बताया कि सीसीआरपी हमारी गांव की ही महिलाएं होती हैं, जो हमारी सीआरपीज हैं। आज जो यूपी में सीआरपीज हैं उन्हीं में से कुछ सीसीआरपीज बनती हैं। और जो हमारा ग्राम संगठन है, जब ये लोग अपने हक और अधिकार जान लेंगे, समझ लेंगे और उनकी मांग करने लगेंगे, तो आगे भी ऐसे ही बहुत सारे स्कीम्स और योजनाएं आएंगी। तो उनके बारे में जानकारी प्रदान करना, अपने हक और अधिकारों की मांग करने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, उनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए। तो पीएई और ईएपी ये दो गतिविधियों से चर्चा और फिर उसके बाद एक मांग, एक डिमांड प्लान, एक्सेस प्लान बनाने के वजह से सीसीआरपी और ग्राम संगठन दोनों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है, मुद्दों को चिन्हित करने के बाद उसको मांग करने के लिए, और फिर मांग करने के बाद जब वो योजनाएं मिल जाए तो सही व्यक्ति या सही घर को जिसको अधिकार मिलना चाहिए उस तक पहुंचाने के लिए। चौथा जो उद्देश्य है पीएई और ईएपी का वो ये है कि बेसलाइन डेटा एक हम लोग बना लेते हैं कि एक गांव में हक, जो मूलभूत अधिकार हैं या जो सरकारी योजनाएं हैं वो कितने घरों में हैं, कितने घरों में नहीं है, एक घर में किस किस सदस्य के पास है, किस किस सदस्य के पास नहीं है। और क्योंकि हमारे पास ये बेसलाइन डेटा पहले ही दो गतिविधियों में मिल जाता है, तो आगे के जो भी महीने हैं, जो भी प्रोजेक्ट साइकिल का समय बचा हुआ है, उस बेसलाइन डेटा को देख करके हम लोग बाकी गतिविधियां डिजाइन और आगे एग्जीक्यूट कर पाते हैं अच्छे से। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे बहराइच में ये मेनपुरवा ब्लॉक है, ये बीच में हमारी सातों दीदी हैं और ये महिलाएं अपना पीएई ईएपी पे चर्चा कर रही हैं और जो उनके अधिकार है उन पे चर्चा कर रही हैं। ये पिछले साल जो पीएई हुआ उसका कुछ डेटा है हमारे पास। जैसे कि आप देख सकते हैं जॉब है इसमें जो हक और अधिकार है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत टॉयलेट जो मिलने होते हैं या बनवाना होता है उसके बारे में डेटा है, उज्ज्वला योजना है, पेंशन योजनाएं हैं, ओल्ड एज, विडो और डिसेबिलिटी, राशन कार्ड, पीएमएसबीवाई, सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इस तरीके से जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उनको मिला जुला करके इन योजनाओं पे चर्चा होती है। और आप देख सकते हैं कि कुछ योजनाओं में करीबन 80% टारगेट पूरा किया था, कुछ योजनाओं में 40-50% और कुछ योजनाओं में 20% की रहेगा। कुछ कारण थे, जैसे उज्ज्वला में रजिस्ट्रेशन लाइन्स काफी पहले बंद हो गई थी, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट साइकिल के लिए हमारे पास
जो तीसरी गतिविधि है और बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसकी उद्देश्य है PRIC कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट में पूरा होता है, वो है जी। एक सेकंड, हाँ आप कंटिन्यू करो। हाँ। जी, तो वीपीआरपी माने गांव गरीबी उन्मूलन कार्य योजना। तो इस कार्य योजना, इस डिमांड प्लान से हमारे उद्देश्य क्या है, ये इससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज ये कि ये एक ऐसा कार्य योजना है जो बहुत व्यापक है और एकदम समावेशी है, क्योंकि ये हर घर तक, हर मतलब गरीब से गरीब घर तक भी पहुंचता है। जीपीडीपी क्योंकि वार्ड लेवल पे बनता है, तो हर घर की जो मांग है, हर घर की जो जरूरतें हैं, वो जीपीडीपी में नहीं आ पाती हैं। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ने पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट जो मंत्रालय है, उन्होंने वीपीआरपी को एक राष्ट्र स्तर पे अप्रूवल दे दिया था कि वो अब वीपीआरपी भी बनाएंगे और हर राज्य अब बनाता है, हर ग्राम पंचायत में बनता है। तो एक ये व्यापक और एक समावेशी योजना है जिसमें समाज के हर वर्ग का जो जरूरतें हैं वो इसमें आ जाती हैं, और जिसकी वजह से जो लोकल डेवलपमेंट है, जो गांव की जो विकास है, वो एक समावेशी रूप से हो सके। दूसरा जो उद्देश्य है इस गतिविधि को करने का, वो ये है कि एक कार्य योजना, क्योंकि पंचायत का भी काम है जीपीडीपी बनाना, तो पंचायत क्योंकि एक संवैधानिक बॉडी है, तो वो अपना जीपीडीपी बनाती है, लेकिन उसमें लोगों की भागीदारी कैसे हो, लोग अपनी मांग कैसे ला करके रख सके। तो वीपीआरपी ये जो कार्य योजना है, वो हमारे ग्राम संगठन और हमारे समूह के लिए एक साधन बनता है, जहाँ पे वो जा करके पंचायतों के साथ बात कर सकें, चर्चा कर सकें, एक टेबल पर बैठ करके एक दूसरे से समन्वय बैठा करके अपने गांव की गरीबी दूर कर सके। तीसरी जो चीज है वो ये है कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं, जब आप इतने सारे प्लान बनवा रहे हैं, इतनी सारे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हमारे जो ग्राम संगठन है, समूह है और उनकी महिलाएं हैं, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग होता है। वो अपने, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अपने समस्याओं को चिन्हित करना सीख जाते हैं और फिर उनके बारे में मांग करना और उनको पाना सीख जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो सीबीओ है, जो हमारे ग्राम संगठन है, समूह है, वो भी सशक्त होते हैं और आगे बढ़ने के लिए उनमें लीडरशिप क्वालिटी भी आती है। वो एक तरीके से अपनी समस्याएं खुद दूर करने के लिए भी सक्षम हो जाते हैं। चौथा जो उद्देश्य है वो ये है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि वीपीआरपी क्योंकि गांव भर की समस्याओं को और हर घर की समस्याओं को एक तरीके से संकलित करता है, तो उसमें ग्राम सभा में जा करके उसको मांग करने के लिए भी वीपीआरपी में बहुत जोर दिया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने मांग को बताइए मत, जा करके अपने मांग को पूरा करने के लिए सही मंच पे आवाज भी उठाइए, तो ग्राम सभा में भागीदारी करिए ताकि आपकी मांग पूरी हो सके। और जैसे कि हम लोग इसमें दिखा रहे हैं, जो ये जो कार्य योजना है, उसमें 4 प्लान बनते हैं, 4 अलग अलग प्लान बनते हैं। एक है आपका हकदारी योजना, एंटाइटलमेंट प्लान, दूसरा है आजीविका योजना, तीसरा है पब्लिक गुड्स सर्विसेज एंड रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, और जो चौथा है वो है सामाजिक विकास योजना। तो आप देख सकते हैं कि इन चारों योजनाओं को अगर आप अपने दिमाग में लाएं, तो ये गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन सारों को ये टच कर रहा है, चाहे वो आमदनी से रिलेटेड हो, चाहे वो हक से रिलेटेड हो, चाहे वो रोड बिजली से रिलेटेड हो, या फिर कोई सामाजिक कुरीति से रिलेटेड हो। और जो हमारी पिछले साल की अचीवमेंट है वो आप देख सकते हैं। हकदारी योजना, पिछली बार जो प्रोजेक्ट हुआ उसमें 2033 समूह स्तर पे हमने हकदारी योजना बनाई। आजीविका योजना वैसे ही 2033 हमने समूह स्तर पे योजनाएं बनाई। पब्लिक गुड्स सर्विसेज रिसोर्स डेवलपमेंट हम लोग ने 202 वीओ में बनाया, और सोशल डेवलपमेंट प्लान हमने 89 ग्राम पंचायत में बनाया। जैसे कि हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं कि ग्राम सभा में भागीदारी बढ़ाना इस प्रोजेक्ट की एक बहुत बड़ा रणनीति भी है और एक बहुत बड़ा उसका उद्देश्य भी है। तो आप इस टेबल को अगर देखेंगे, जितने भी हमारे 10 ग्राम पंचायत, जितने भी ग्राम पंचायतों में जो भी ग्राम सभा हुई, अगर आप आखिरी कॉलम देखेंगे तो उसमें जो एसएचजी की पार्टिसिपेशन भागीदारी है, उसमें आप देख सकते हैं कि अधिकांश जगह करीबन 100% है, कहीं 99, 97, 98% है। तो इस प्रोजेक्ट से एक चीज तो पक्का हुई है, वो ये है कि ग्राम सभा में हमारी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, और वो इसलिए हो पाया है क्योंकि उनको अपने हक और अधिकार के बारे में जानने को मिला है। उनको समझ में आया है कि हाँ, हम ग्राम सभा में जाएंगे तो हमारा जीवन बेहतर हो सकेगा, गांव की जो गरीबी है वो दूर हो सकेगी।
ये आप देख सकते हैं, ये एक प्रतिरूप है विभिन्न जो ग्राम सभाएं हुई थी हमारे इंटरवेंशन एरियाज में। आप एक गोरखपुर का देख रहे हैं ग्राम सभा और एक बहराइच डिस्ट्रिक्ट में ग्राम सभा देख रहे हैं, और देख सकते हैं कि महिलाओं की कितनी भागीदारी और किस तरीके से ये पूरा जो ग्राम सभा जिस तरीके से होती थी वो सिलसिला बदला है। मैं आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाना चाहूंगा कि ग्राम सभा में भागीदारी और इस प्रोजेक्ट का फायदा क्या होता है। বিপিডিপি অ্যাকশন প্ল্যান আমরা ভিউ থেকে গ্রামসভা কি কি নিয়ে দাবি জানাবো তা আমরা গ্রামসভা জমা দেব। ग्राम सभा पंचायत स्तर पर एक मंच है जिसे स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकरण और योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य किया गया है। इन्हें पूरे वर्ष आयोजित किया जाता है और अक्टूबर से दिसंबर तक जीपीडीपी की तैयारी के लिए विशेष ग्राम सभाएं होती हैं। ये मंच जीपीडीपी के लिए किए गए सभी निर्णयों में भागीदारी और पुष्टि के लिए प्रयोग किया जाएगा। एसएचजी और उसके संग जीपीडीपी में अपनी मांगों का शामिल होना सुनिश्चित करने के लिए इन विशेष ग्राम सभाओं में वीपीआरपी योजना जमा करते हैं। ग्राम सभा से पहले एसएचजी नेतृत्व पंचायतों या ग्राम परिषद के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित करेंगे। इस बैठक में वे पंचायत प्रतिनिधियों से ग्राम सभा की तारीख एवं उसमें एसएचजी के एजेंडा को शामिल करने पर चर्चा करेंगे और उन्हें ये भी बताएंगे कि एसएचजी के पास ग्राम सभा में पेश करने के लिए वीपीआरपी नामक एक मांग योजना होगी। योजनाओं की तैयारी और समयकन के बाद एसएचजी प्रतिनिधि ग्राम सभा के लिए लोगों को जुटाने की अलग अलग रणनीतियों पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि पोस्टर चिपकाना, वॉल पेंटिंग, स्किट, नाटक, गीत और कविताएं। आपको इसलिए बुलाया गया है ग्राम पंचायत में पूरी बैठक है। इस बैठक में आप नरेगा की काम को पंचायत में हम क्या दे सकते हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा। एसएचजी नेटवर्क को ग्राम सभा की तैयारी के लिए बैठक आयोजित करनी चाहिए। इस बैठक के दौरान एसएचजी उन मांगों पर निर्णय ले सकते हैं जिन्हें वे प्रस्तुत और जमा कर रहे हैं। इस बैठक में एसएचजी सदस्य वीपीआरपी मांगों को प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की पहचान कर सकते हैं। ग्राम सभा के दिन एसएचजी नेटवर्क पूर्ण वीपीआरपी के साथ तैयार होना चाहिए। एसएचजी सदस्य सामूहिकता की ताकत दिखाने के लिए एक रैली के रूप में ग्राम सभा के लिए आ सकते हैं। एसएचजी नेटवर्क द्वारा वीपीआरपी प्रक्रिया के माध्यम से उठाई गई मांगों को ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इतनी जानकारी बनी है तो सबको काम भी तो चाहिए ना, जानकारी बनवा के रखना तो है नहीं, तो समूह की जो दीदी है जानकारी बनवाने के लिए आवेदन भी दी है और अपना काम भी पहचान करती है। आज हमारे ग्राम सभा में ग्राम सभा हुआ, इसमें हम लोग जितने भी पीए कंडीशन है, जितने भी समयांकन में अधिकारी योजना में मिला था, सूची बनाए थे हम लोग, वो सूची हम लोग गरीबी उन्मूलन फाइल जमा किया है। उसके बाद से जो वर्ड मैपिंग यानी नक्शा बना करके संसाधन और संस्थान की पहचान की थी, उसकी भी सूची जमा किया गया है। योजना बनती है उसके हिसाब से सरकार से स्वीकृत होती है, ब्लॉक से स्वीकृत होता है और प्रत्येक बात है कि पूरी बैठक में मैं सभी कार्यों को अगले 20 से 21 की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करूंगा। जितना भी आवेदन हम लोगों ने दिया है ये ग्राम पंचायत की जीपीडीपी प्लान कार्य योजना जो है उसमें जमा करने के लिए आवेदन दिया है। धीरे धीरे कुछ काम निकाल के दे भी दिए हैं।
और इसके बाद हम सिक्योरिटी रही साढ़े जसवंत के द्वारा कटवा दी थी। तो जैसा आप लोगों ने देखा, ये एक ग्राम सभा का वीडियो था जो कुडुमश्री एनआरओ ने अब विभिन्न राज्यों में जहां हम काम करते हैं वहां पे हम लोग ने डॉक्यूमेंटेशन किया था कि किस तरीके से ग्राम सभा में हमारी महिलाओं को, हमारी दीदी लोगों की भागीदारी हो रही है और कैसे जो ग्राम पंचायत है, अगर वो वीपीआरपी की जो मांग है या हमारी गरीब और पिछड़ी जनता की जो मांग है उसको अगर सम्मिलित कर ले जीपीडीपी में, तो गांव की किस तरीके से समस्याएं दूर हो सकती हैं। आपने उसमें कम्युनिटी टॉयलेट का चित्र देखा, स्ट्रीट लाइट का भी एक चित्र देखा। तो उस तरीके से वीपीआरपी में भी वो सारे प्रोविजन है, वो सारे एक कह सकते हैं कि वो एक साधन के तौर पे जहाँ पे इन सारी समस्याओं को किया जा सकता है। और गोरखपुर के बाद राइज का भी देखा कि किस तरीके से उसमें ग्राम सभा में हमारी महिलाओं ने भागीदारी की। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जो प्रोजेक्ट की गतिविधियां हैं वो आखिर में गांव की जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए ही बनाई गई हैं और हर गतिविधि का अलग अलग उद्देश्य है और आखिर में वो सारी गतिविधियां ग्राम सभा में आकर के, ग्राम सभा में भागीदारी बढ़ा करके और एक तरीके से उनसे बार बार बातचीत करके अपनी मांगों को पूर्ण करने की आजत। तो जैसे कि अभी तक मधुलिका, राज और श्रेयस ने आपको बताया, हम पंचायती राज व्यवस्था और समूहों के साथ मिलकर काम करते हैं। हम खुली बैठक हमारा एक माध्यम है। हम अलग अलग केंद्र और राज्य सरकार की जो अलग अलग योजनाएं हैं उन पर काम करते हैं और उसी के साथ हम अलग अलग विभागों के साथ भी काम करते हैं। तो विभागों को हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। पहला जो हमने डिवाइड किया है वो है लाइवलीहुड प्रमोशन। हम अलग अलग विभागों के साथ मिलकर जो आजीविका की गतिविधि है, आजीविका बढ़ाने के लिए काम करते हैं। दूसरा है सोशल अवेयरनेस, जो कि हम लोगों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। और तीसरा है हम राइट बेस्ड, यानी कि जो लोगों के बेसिक अधिकार है, मूल अधिकार है, वो उन तक पहुंच पाए, वो उन तक उन्हें एक्सेस कर सके, इसलिए हम कुछ एक्टिविटीज पर काम करते हैं। तो हमने हमारे 2 साल के प्रोजेक्ट साइकिल में अलग अलग एक्टिविटीज पर हमने काम किया है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, अलग अलग विभागों के साथ मिलकर हमने काम किया है और उन विभागों के साथ कन्वर्जेंस करके या मिलकर हमारा उद्देश्य यही था कि हम आजीविका, सामाजिक जागरूकता और लोगों के जो मूल अधिकार है वो उन तक पहुंचा पाए। हमने लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए, आजीविका के लिए हमने वीकली मार्केट, साप्ताहिक बाजार शुरू किए हैं। हमने 7 डिस्ट्रिक्ट में 16 वीकली मार्केट शुरू किए हैं। तो ये साप्ताहिक बाजार हमने जो प्रधान है, हमारे गांव के जो पंचायती राज व्यवस्था के लोग हैं, उनके साथ मिलकर हमने ये साप्ताहिक बाजार शुरू किए हैं। मशरूम की ट्रेनिंग जो है, हमारे जो एग्रीकल्चर विभाग है हमारे केवीके के द्वारा बांदा डिस्ट्रिक्ट में मशरूम की हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई थी, जिसमें 51 औरतों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ जीओटी ट्रेनिंग यानी जनरल ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जो कि फार्म बेस्ड और नॉन फार्म बेस्ड ट्रेनिंग मिर्जापुर और 3 अलग डिस्ट्रिक्ट में हमने ये जीओटी ट्रेनिंग अरेंज करवाई थी हमारे समूहों के दीदियों के लिए, जिसके द्वारा उनको जानकारी मिल सके कि वो किस किस तरीके से कौन कौन सी चीजें स्टार्ट कर सकती हैं। इसमें 676 औरतों ने भाग लिया था। इसी के साथ पशुपालन विभाग के साथ मिलकर हमने 7 डिस्ट्रिक्ट में 11 कैंप्स ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें 776 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सामाजिक जागरूकता के लिए हमने हेल्थ कैंप्स अरेंज किए थे 7 डिस्ट्रिक्ट में। टोटल 33 हेल्थ कैंप्स हमने अरेंज किए थे और इसमें 4569 बेनिफिशियरीज लोग ने इन हेल्थ कैंप्स का लाभ उठाया था। इसी के साथ साथ लिटरेसी क्लासेस हमने शुरू किए थे। हमारे 10 में से 9 डिस्ट्रिक्ट में हम जो अडल्ट लोग हैं, अडल्ट लिटरेसी करके, वयस्क साक्षरता करके हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें 29 लिटरेसी क्लासेस हमने शुरू किए थे और 471 औरतों ने इन लिटरेसी क्लासेस में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट,
हमने मातृत्व समिति या मदर्स कमिटी जिसे कहते हैं, हमें एक्चुअली यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए। 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने ऐसे 4 समितिज बनाई थी। तो बेसिकली इनका उद्देश्य ये था कि जो आंगनवाड़ी की जो सर्विसेज हैं वो लोगों तक अक्सर पहुंच नहीं पाती, तो आंगनवाड़ी के अलग अलग प्रकार की सर्विसेज लोगों तक पहुंच जाए, आंगनवाड़ी की मॉनिटरिंग हो सके कि वो चीजें दे रहे हैं या नहीं, इसलिए ये मातृत्व समिति बनाई गई थी। उसी के साथ जो किशोरी लड़कियां हैं, आईसीडीएस डिपार्टमेंट के साथ हमने ये दोनों एक्टिविटीज की थी। उसी के साथ जो किशोरी लड़कियां हैं उनके लिए एडोलेसेंट गर्ल्स क्लब बनाया गया था, किशोरी लड़कियों का एक क्लब बनाया गया था। 3 डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 4 एडोलेसेंट गर्ल्स क्लब बने थे। इन क्लब के माध्यम से हमने सामाजिक जागरूकता की अलग अलग एक्टिविटीज की थी। कहीं पे नाटक के माध्यम से गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे फोकस किया गया था, कहीं हमने वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की तरफ से हमने बुला करके उनको अवेयरनेस सेशंस करवाए हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के सेशंस करवाए हैं। तो इस तरीके से लड़कियों के साथ हमने एडोलेसेंट गर्ल्स क्लब के माध्यम से हमने काम किया है। नेक्स्ट, राइट बेस्ड एक्टिविटीज, यानी जो लोगों के मूल अधिकार है जो उन तक पहुंचने चाहिए लेकिन शायद कुछ कारण की वजह से उन तक पहुंच नहीं रहे होंगे, उसके लिए हमने कुछ एक्टिविटीज कराई थी। तो जैसे कि जॉब कार्ड मिला, तो लोगों ने जॉब कार्ड की अपनी मांगे दी थी, तो वो मांगे जब पंचायत के द्वारा हमें जॉब कार्ड मिल गए तो एक मेला करके हमने जॉब कार्ड पहुंचाए थे। तो ऐसे 14 जॉब कार्ड मिला हमने किया है 7 डिस्ट्रिक्ट में और 1529 लोगों तक जॉब कार्ड पहुंचे हैं। इसी के साथ साथ आयुष्मान भारत स्कीम तो है लेकिन बहुत लोगों तक वो पहुंची नहीं थी, इसलिए हमने 4 डिस्ट्रिक्ट्स में आयुष्मान भारत के कैंप्स किए थे। ऐसे टोटल 39 कैंप्स हमने अरेंज किए थे जिसमें 1011 लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड्स मिले हैं। नेक्स्ट, लेबर कार्ड अवेयरनेस। लेबर कार्ड के अवेयरनेस के लिए हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट में कैंप्स करवाए थे, जिस ऐसे टोटल 22 लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप्स हमने अरेंज किए थे और 1617 लोगों ने इन लेबर कार्ड कैंप्स में अपने आप को रजिस्टर किया है। और इसी के साथ साथ डिसेबिलिटी कैंप्स हमने 2 डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर और बस्ती में करवाए थे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास नहीं था, इसलिए ये दोनों कैंप्स करवाए थे जिसमें बहुत लोगों ने अपने आप को 18 लोगों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिले। बहुत लोगों ने डिसेबिलिटी के जो उपकरण होते हैं उनके लिए एप्लीकेशन सबमिट किए, कुछ लोगों को इक्विपमेंट मिल भी गए और आप देख सकते हैं व्हीलचेयर की फोटो, सब ट्राईसाइकिल की फोटो, कुछ लोगों ने एप्लीकेशंस भी सबमिट किए और कुछ लोगों ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए भी 53 लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट किए थे। या श्रेयस, नेक्स्ट। अब हम एक्सपांशन प्लान की बात करेंगे। ये अभी तक हमने प्रोजेक्ट के बारे में बात की कि हमने प्रोजेक्ट में क्या क्या काम किया था हमारे 2 साल के प्रोजेक्ट साइकिल में। अब हम जब प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं, हम प्रोजेक्ट को हमारे एक्सपांड करने वाले हैं, तो अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, या मधुलिका। हाँ, ओके। तो अभी तक जिन जगहों पे हम काम कर रहे थे वो आप इस जो मैप आपको दिख रहा है और जो टेबल आपको दिख रही है उसमें हरे से हमने दर्शाया है। जिन नए डिस्ट्रिक्ट्स में हम अपना काम शुरू करेंगे उनको हमने पीले रंग से दर्शाया है। तो फतेहपुर, बांदा, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गोरखपुर, बहराइच, बस्ती, सुल्तानपुर और मिर्जापुर में अभी तक हम पिछले 2 वर्षों से काम करते आ रहे थे। आने वाले समय में इन डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ हम आगरा, अलीगढ़, बदायूं, हमीरपुर, प्रयागराज, देवरिया, जलाऊं, खीरी, बलरामपुर और श्रावस्ती को भी लेंगे। तो अभी जाके हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर इन 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा काम चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो प्लीज अपनी स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट के नाम और जिन ब्लॉक पे ये काम शुरू होगा उनके नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। तो जो हमारी पुरानी डिस्ट्रिक्ट थी जो मैंने आपको बताया, जैसे बांदा, सोनभद्रा, तो आप देख सकते हैं कि इनके बगल में 2 तरह के ब्लॉकों के नाम लिखे हैं। एक जिन ब्लॉक पे हम पहले से काम करे थे, जैसे फतेहपुर के मालवान ब्लॉक में या सोनभद्रा के चौपन ब्लॉक में हम पहले से काम करते आ रहे हैं। इन ब्लॉक्स के साथ साथ इन्हीं जिलों में हम कुछ नए ब्लॉक भी लेंगे, जैसे फतेहपुर में हम मालवान के साथ देवमई भी लेंगे, सोनभद्रा में हम चौपन के साथ बूदी भी लेंगे। इस प्रकार से इस बार हम लोग इन्हीं पुराने 10 डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट के 2 ब्लॉकों में काम करेंगे और जो हमारे नए डिस्ट्रिक्ट हैं उनके ब्लॉक्स के नाम भी उनके सामने लिखे हुए हैं। तो आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने ब्लॉक के नाम एक बार चेक कर सकते हैं। सुल्तानपुर में हम लंबुआ में पहले से काम कर रहे थे, इस बार हम धनपतगंज में हमारे को पता चला है कि हम काम शुरू करेंगे। पारुल, इस पे हम एक डिस्कशन भी इस स्लाइड में इस प्रेजेंटेशन के बाद कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए श्रेयस। हाँ, तो ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब अभी तक का प्रोजेक्ट हमारा, आगे का और ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे लोग हमारे साथ काम करेंगे वो कैसा रहेगा। तो 20 जनपद में हम काम करेंगे। उन 20 जनपद के अंदर हम 30 ब्लॉक को लेंगे और कुल मिलाकर इन 20 जनपद और 30 ब्लॉक में हमारी 400 ग्राम पंचायत होगी। तो ये डिवीजन कैसे होगा, जो पहले से हम 10 जनपद में काम कर रहे थे, हर जनपद के 2 ब्लॉक यानी 10 जनपद में मिला के 20 ब्लॉक, और हर ब्लॉक की 10 पंचायत यानी कुल मिला के 300 पंचायत हमारे पास इस बार होंगी पुराने 10 जिलों में, पुराने 10 जनपद में। हम लोग इस बार एक नया केडर सिलेक्ट करने वाले हैं, आई मेंटर करके, जिसके बारे में राज ने आपको शुरुआत में बताया था, जो कि हमारे मेंटर के साथ काम करेगा। और क्योंकि वो हमारे गांव की महिलाएं हैं जो पहले से CCRP थे, वो आगे बढ़ के आई मेंटर का काम करेंगी। तो इन 10 जनपद में हमारी 50 से 60 के बीच में आई मेंटर होंगे, जिनका चयन अभी हम करने वाले हैं आगे आने वाले महीनों में। और इन आई मेंटर के लिए हमें आप लोगों की, हमारे BMMU की, हमारे DMMU की बहुत जरूरत भी पड़ेगी, आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग, हम आशा करते हैं आप लोग हमें सहयोग देंगे। जो हमारे नए जनपद हैं, जो हमारे 10 जनपद हैं, उन नए 10 जनपद में हम हर एक जनपद में एक ब्लॉक को लेंगे। हर ब्लॉक में हम 10 पंचायत लेंगे। तो कुल 10 जनपद में हमारे 10 ब्लॉक और 100 पंचायत होंगे। इन पंचायतों में, इन जनपदों में हर एक ब्लॉक में हमारा एक कुटुंबश्री का मेंटर, जो केरला का मेंटर होगा, वो वहां पे काम करेंगे। तो इसके बाद पारुल, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो और अगर हम सुल्तानपुर पे डिस्कशन कर सकते हैं तो वी कैन डू दैट नाउ। शोभा एंड पारुल। क्योंकि जो हमने जिले सिलेक्ट किए हैं वो सब NRET में। हाँ पारुल वो है। हाँ, मैं कह रही थी कि अभी तक, हाँ या मुझे लगता है कि ये जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छे से हुआ और समझ में भी आया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई सवाल है, पहले हम सवाल ले लेते हैं, फिर हम उसके बाद जो ब्लॉक्स या जो फाइनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके बाद उसके बारे में बात करें। कोई किसी का कोई सवाल कुछ समझ में ना आया हो या प्रोसेस जो है जी लेवल पे, VO लेवल पे या ग्राम सभा पे क्या? मैम जालौन से क्वेश्चन है कि जो एक ब्लॉक में 10 GP सिलेक्ट किए हैं, तो वो 10 GP का सिलेक्शन कैसे होना है? हाँ जी, उस पे हम आते हैं सर, एक सेकेंड। हाँ शोभा, कैन यू कंप्लीट द प्रेजेंटेशन? या आई विल कंप्लीट इट। तो अभी जैसे आपने देखा कि हमने जिले और ब्लॉक पे एक बारी डिस्कशन कर लिया है, जो हम बाद में भी करेंगे। तो ग्राम पंचायत का क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन करने का। अब आपके यहाँ पे आपको पता है कि 100 जगह तो हम लोग ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, बट बाकी जिलों में हमें ग्राम पंचायतें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हमें कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा ताकि प्रोजेक्ट स्मूथली चले। ग्राम पंचायतें मिशन अंत्योदय की होनी चाहिए जो चयनित हुई हैं, ये आपके पास ऑलरेडी सूची होगी। उसके अंदर से अगर वो ग्राम पंचायत मॉडल CLF के अंडर आती है तो उसको हम लोग प्रायोरिटी दे सकते हैं, मतलब प्राथमिकता दे सकते हैं। कम से कम हमारी ग्राम पंचायतों में ग्राम संगठन 6 महीने पुराना हो, क्योंकि अगर उससे कम होगा तो हम उसके साथ काम करना शुरुआत नहीं कर सकते। ये भी हमें कोशिश करनी है चुनने की, क्योंकि अगर ग्राम संगठन थोड़ा सा सशक्त हो, कम से कम रोज मिलते हो, ऐसा ना हो कि वो मिले ही ना हो 3-3, 2-2 साल से और फिर वो ऐसे बंद पड़ा हो, तो ऐसी जगह पे प्रोजेक्ट चलाने का मतलब नहीं होता है। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपडेटेड हो NRLM के MIS में, ताकि जब हम लोग VPRP ये सब करें तो उसके साथ हम लोग उनका अपडेट भी कर सके स्टेटस। जो हमारे ग्राम संगठन हो उनको सारे तरीके के फंड मिले हो, ऋण वापसी अच्छे से हो रही है उसमें। और लास्टली जितने भी ग्राम संगठन हो हमारे, उसके अंदर सारे जो समूह होंगे, स्वयं सहायता समूह, वो सब एक ही ग्राम संगठन में हो और वो सब एक ही ग्राम पंचायत के अंदर पड़ते हो। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ऐसे VOs हैं हमारे पास, ग्राम संगठन है जिनके आधे समूह दूसरी पंचायत के। तो इस केस में जो हम लोग गांव गरीबी उन्मूलन परियोजना करते हैं, बेसलाइन डेटा कलेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है करना, क्योंकि उनकी ग्राम पंचायत अलग पड़ती है और कंफ्यूजन होता है। तो हम ये कुछ 5-6 चीजों को अगर ध्यान रखते हुए हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे अपनी पंचायतों का। तो पारुल, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मैम ये गाइडलाइन मिल जाएगी हम लोगों को? हाँ हम आपको प्रेजेंटेशन भेज देंगे इसके। हाँ जी आपको मिल जाएगी, हम प्रेजेंटेशन भेज देंगे और ये भी सिलेक्शन क्राइटेरिया हिंदी में। मैडम एक क्वेश्चन था आगरा से। हाँ जी बताइए। तो 1 लाख जो चयनित हुआ है हमारे यहाँ पर, इसमें जो 10 पंचायतों का चयन होगा वो कुटुंबश्री करेगा कि ब्लॉक BMMU अपने लेवल से करेगा?
नहीं, आप लोग करेंगे, बीएमएमयू अपने लेवल से करेगा। हमने आपको क्राइटेरिया दे दिए हैं, अब आप सिलेक्शन करके स्टेट को बता सकते हैं कि हमने ये 10 ग्राम पंचायतें चिन्हित कर ली हैं। ओके मैडम, ओके। और जो ईयरली टारगेट के इंडिकेटर्स हैं वो सब कब तक क्लियर हो जाएंगे मैम? जालौन से मांग अभी क्या होगा, अभी ये प्रेजेंटेशन के बाद तो आप एक पार्टनर ग्राम ब्लॉक सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें आप फिल कर दीजिए, फिर उसके अनुसार जो आपका ईयरली टारगेट वो बना के मैं फिर आपको शेयर करूँगा, ठीक है? उसके बाद ही आई मेंटर्स की सिलेक्शन हो पाएंगे। सर आई मेंटर की सिलेक्शन ना पुराने और कोई सवाल? हमारे आई मेंटर की सिलेक्शन जो है वो पुराने, एक सेकंड वो स्लाइड एक बार शुभा दिखाना ना। श्रेयस पीछे जा सकते हो एक बार, जहाँ पे हमने बाइफर्केशन दिखाया। हाँ नहीं श्रेयस आगे वाली जो स्लाइड थी ना जहाँ पे बाइफर्केशन, हाँ ये वाला नहीं, नीचे सबसे सेकंड लास्ट स्लाइड जो था नेक्स्ट वाला, जहाँ पे हमने एग्जिस्टिंग एंड न्यू इंटरवेंशन, आई मेंटर्स चाहिए वो वाला, ये वाला। हाँ, तो इसमें आप जैसे देख रहे हैं कि अभी हमने 10 जनपद में कार्य किया है, 2 साल में हमने 10 जनपद में कार्य किया है। तो इस 10 जनपद के एक ब्लॉक का चयन हमने शुरुआत में किया था। अभी इस बार क्या करना है कि अब इसी जनपद के दूसरे ब्लॉक का चयन करेंगे। तो एक जनपद जो पुराने जनपद है उसमें 2 ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है? अब 300 ग्राम पंचायत कैसे आए? जो हमारा ये जो 10 एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हमने पहले काम किया था, उसके जो पहले पुराने जो ब्लॉक्स हैं उसके 10-10 ग्राम पंचायतों में हमने काम किया। अभी उसी ब्लॉक के और 10-10 ग्राम पंचायत हम लेंगे, और जो नए वाले ब्लॉक्स हम चयनित करेंगे उसके 10-10 ग्राम पंचायत लेंगे। तो उस हिसाब से 300 आ गए, ठीक है? अब इसी जो पुराने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसी से हम आई मेंटर्स सेलेक्ट करेंगे, जो हम बाकी जनपद में या बाकी ब्लॉक में भेजने वाले हैं। जो नए डिस्ट्रिक्ट है उसमें बस सिंपल सा हिसाब है कि नए डिस्ट्रिक्ट जो है, जो आगरा अलीगढ़ जो हमारे नए डिस्ट्रिक्ट है, जो 10 डिस्ट्रिक्ट है, उसके एक ब्लॉक में काम करना है और हर एक ब्लॉक में 10-10 ग्राम पंचायत हमें लेना है। और इसमें कोई आई मेंटर सेलेक्ट नहीं होगा। आई मेंटर हम उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं जो इन्होंने पहले से कार्य किया हो, जो अनुभव हो कार्य का, ताकि वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाके प्रशिक्षण दे सके। तो ये तो हमारे नए डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, तो इसमें तो अभी तक कोई कार्य अनुभव है नहीं किसी कैडर का, तो आई मेंटर अभी इस वाले डिस्ट्रिक्ट में हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। मयंक जी क्लियर हुआ आपको? यस मैम, क्लियर हो गया मैम। मैम एक सवाल मेरा है, ये मैम बताइए कैसे। मैम ये क्या ये जीपीडीपी का ही दूसरा रूप है? बिल्कुल सही, आप सही समझे, ये जीपीडीपी का ही दूसरा रूप है। जीपीडीपी जो है, ये जो पीआरआई सीबीओ है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि खाली कुछ पायलट बेसिस पे, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है पारुल। हाँ तो जी, ये इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पायलट बेसिस पे हम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को हमने लिए हैं और उसमें हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन जिसमें हमें कुडुमश्री हेल्प कर, लेकिन जीपीडीपी है वो हम सारे जनपदों में करेंगे, सारे 75 जनपदों में करने वाले हैं। और उसमें जो हमारे टारगेट है वो 4-4 ब्लॉक के हैं। दूसरी चीज, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि आप पीआरआई सीबीओ कन्वर्जेंस और जीपीडीपी को अलग रखेंगे। जो जीपीडीपी है हमारा, जैसे कि आगरा में जैसे कि हम एक ब्लॉक में करने वाले हैं, तो जीपीडीपी का टारगेट आपको गया है 4 ब्लॉक का, तो वो 4 ब्लॉक अलग रहेंगे और ये जो ब्लॉक है ये अलग रहेगा। इसको आप मैच नहीं करेंगे, यानी आगरा में 5 ऐसे ब्लॉक्स होंगे जिसमें ये वीपीआरपी होगा, इसमें से 4 तो जीपीडीपी के हो गए और एक पीआरआई सीबीओ कुडुमश्री की हेल्प से हो रहा है, ठीक है? समझ में आया? हाँ ठीक। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि ये जो 20 डिस्ट्रिक्ट है, ये पीआरआई सीबीओ को और जीपीडीपी का जो टारगेट आपको जा चुका है इसको अलग रखें। वो 4 अलग ब्लॉक रहेंगे और इसके 2 अलग ब्लॉक रहेंगे। और कोई प्रश्न है किसी का? कुछ समझ में ना आया? चंदौली से मेरा क्वेश्चन था, चकिया ब्लॉक से। जी बताइए।
जैसे कि इस समय 20 CCRPs हैं हमारे सेलेक्टेड हैं, हमारी जो काम कर रही हैं। अगर इसमें से इंटरनल मेंटर निकल जाती हैं, 4 निकलेंगी जहां तक मुझे पता है, तो 16 बचेंगी। तो जो पुराने जो हमारे ग्राम पंचायत है, वहाँ पे ये 16 CCRPs ही काम करेंगी। जी सुबह आप इसको आंसर करना चाहेंगे क्या? तो इस सिचुएशन में सर अगर कहीं पे जैसे 4 है उसमें से 1 चली गई तो 3 में काम हो सकता है, तो ठीक है। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम रीसिलेक्शन कर लेंगे। अच्छा, रिसिलेक्शन कर लेंगे। और जो नए जीपीज होंगे उसमें भी करना होगा नया? उसमें भी सिलेक्शन करना, उसमें शुरुआत से करेंगे। जी, बस ये पूछना। थैंक यू। मैम, ये जो मेंटर रहेंगी इनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा? वो हम आपको भेजेंगे। जब सिलेक्शन करना होगा ना, तो क्राइटेरिया क्या होगा वो पूरा आपको शेयर किया जाएगा, वो मैनुअल वगैरह सब कुछ। ठीक है। अभी सिंपल ये है कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, ये क्या जीपीडी मतलब बीपीआरपी जो है, केरला का क्या रोल है, कुडुम्श्री का क्या रोल है, हमें कैसे कैसे शुरुआत करनी है, समूह के स्तर पे हम क्या कर रहे हैं, फिर बीओ के स्तर पे हम क्या कर रहे हैं, जो लाइवलीहुड प्लान है, टाइटलमेंट प्लान है, वो सब क्या होते हैं। तो उसको आप ताकि अच्छे से समझ जाए, उसके लिए ये ओरिएंटेशन है। तो अगर और भी कुछ किसी को कोई दिक्कत हो कि नहीं समझ में आया हो लाइवलीहुड प्लान क्या है या फिर सोशल डेवलपमेंट प्लान क्या है, तो वो आप यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैम, एक सवाल मिर्जापुर से। मैम, जो पहले से ब्लॉक चल रहे हैं पुराने ब्लॉक में, उस पर जैसे 10 GPs और बढ़ रहे हैं, तो इन 10 GPs का सिलेक्शन हमारे यहाँ चूंकि एनआरओ पहले से काम कर रहा है, तो एनआरओ के आई मेंटर करेंगे या फिर यहाँ के डीएमएमओ या डीएमएमओ के स्टाफ करेंगे? हाँ शुभा बोलिए। ये आप लोग ही करेंगे जीपी का सिलेक्शन। आपको हमने क्राइटेरिया दिखा दिया है, अब आप लोग सिलेक्शन करके पारुल स्प्रेडशीट शेयर करेंगी या आप उसको उन्हें भर के दे देंगे? अब मैं खुद से क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगी। अभी बहुत कॉल्स आ रहे थे डीएमएम्स के कि उनको ब्लॉक चेंज करने हैं। लाइक जैसे सुल्तानपुर में उनका जो ब्लॉक है वो नहीं चाह रहे हैं कि वो ब्लॉक में काम, धनपतगंज फॉर एग्जाम्पल, है ना? हाँ जी, मैं सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। मैं जानना था कि जो ब्लॉक आपने सिलेक्ट किया है, ये किस क्राइटेरिया पर आपने सेलेक्ट किया है? तो जब कभी हमको फाइल चलानी होगी, हमको वहाँ पर क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि ये आधार थे जिनका आधार पर आपने ये ब्लॉक सेलेक्ट किए हैं। अच्छा, ये जो ब्लॉक है ये एनुअल एक्शन प्लान में एनआरईटीपी ब्लॉक्स है, ठीक है ना? और ये एनुअल एक्शन प्लान में आपका आया हुआ है, वहीं से मतलब हमने ये ब्लॉक्स लिए हैं। अब दूसरी चीज है जैसे कि वही चीज मैं जानना चाहता कि भाई एनआरटीपी ब्लॉक हमारे 9 एनआरटीपी ब्लॉक हैं, जिसमें एक में पहले से काम चल रहा है। तो जब हम मान लीजिए सीरो साहब से पूछेंगे कि भाई क्या क्राइटेरिया था, एनआरटीपी ब्लॉक दूसरा भी है वो भी सिलेक्ट किया जा सकता था, तो आपने कोई बेस बनाया होगा ना इसको सिलेक्ट करने का। अब ये तो मैं भी एक्चुअली कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैंने उस समय मेरे आने के पहले से सिलेक्शन हुआ है। मैं फिर भी क्लैरिफाई करके आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपको चेंज करवाना है तो आप एक काम, आप दूसरा जो ब्लॉक लेंगे वो आप एनआरटीपी ही लेना है ब्लॉक, ठीक है? एनआरटीपी लेना है। हाँ, दूसरा ब्लॉक अगर आपको लेना है एनआरटीपी ही ब्लॉक लेना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसके लिए फिर आपको वो फाइल चलानी मतलब अनुमोदन लेना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये जो है ये एनुअल एक्शन प्लान में आ गया है ना? तो उसका अनुमोदन हमें मिल चुका है। तो अब अगर आप चेंज करवाना भाई एनएमओ अगर सेंट्रल से किसी ने डाला होगा तो उन्होंने क्यों ना कोई क्राइटेरिया तो उठाया ही होगा इसको डालने का कि धनपतगंज क्यों, कोई दूसरा ब्लॉक क्यों नहीं, ठीक है? और दूसरी चीज जो मिशन अंत्योदय ग्राम पंचायतें हैं, तो हमारे यहाँ 2018 तक ही मिशन अंत्योदय ग्राम पंचायतों पर काम होता था, लिमिटेड था। उसके बाद ये हुआ था कि जितनी भी ग्राम पंचायतें वो सब मिशन अंत्योदय के तहत ही उनमें कार्य किया जाएगा। तो अब क्या हम वही पुरानी मिशन अंत्योदय ग्राम पंचायतों को लेंगे या हम कोई भी पंचायत ले सकते हैं? नहीं, अभी जैसे कि इन्होंने बताया ना, इन्होंने ये बताया कि ये चीज है। मिशन अंत्योदय के अलावा भी बाकी सब चीज डिटेल्स इन्होंने बताई कि बीओ 6 महीने से होना चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए। तो ये सब चीजों को लेके जो आपको लगता है कि फिट सब कुछ सारे पैरामीटर्स पे फिट बैठ रहा है पंचायत, वही आप लेंगे। ठीक है।
पारुल जी, हमने सुल्तानपुर के लिए ऑलरेडी एमओयू में दुबेपुर ब्लॉक ऐड किया था और मार्च में जब हम लोग फील्ड लीव करने से पहले डीएमएम्स के साथ बात हुई थी, इसलिए हमने एमओयू दुबेपुर ऐड कर दिया था। तो वो एमओयू में, हाँ एमओयू में अपने तरफ से हमने ऐड किया, बट एक्चुअली में जो एनुअल एक्शन प्लान में जो ब्लॉक्स हैं वो एमओयू में आने चाहिए, लेकिन अगर हमें चेंजेस करने हैं तो उसके लिए पहले हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। तो वही मैं उनको बता रही थी कि अगर आपको अपने पंचायत ब्लॉक्स चेंज करने हैं तो आप एक बार परमिशन ले लें, उसके बाद ये चेंज हो जाएंगे, बट ये ध्यान रखें कि एनआरईटी भी ब्लॉक होने चाहिए। ठीक, ओके, ठीक है। और अगर किसी का कोई सवाल हो जो समझ में ना आया हो। मैम एक क्वेश्चन और चंदौली से। हाँ, मैम ये पूछना था, जैसे कि पहले हमारे यहाँ मेंटर 2 थी जो कि काम कर रही थी यहाँ पर, अब जैसे कि अब नया जो सिलेक्शन हो रहा है उसके हिसाब से फिर नए मेंटर यहाँ पे आएंगे ना? हाँ सर, नए मेंटर आएंगे। ठीक, आपको दिखाया गया था चंदौली में जैसे एक मेंटर आएंगी आपकी। जी जी, ठीक ठीक, थैंक यू। सुल्तानपुर से वो जो आपका क्वेश्चन था ना कि किस बेसिस पे आपने ये किया, तो जो पुराने इंटेंसिव ब्लॉक्स थे, है ना, उसी बेसिस पे हमने ये चयन किया था। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि धनपतगंज में काम नहीं हो सकता, दुबेपुर में काम हो सकता है, बात यह है कि हम जीपी तो सिलेक्ट कर लेंगे, बस वही चाह रहा था। पुराने ब्लॉक तो हमारे यहाँ 9 थे, जो 9 के 9 ब्लॉक एनआरटीपी ब्लॉक हैं। अच्छा, आपके पास पुराने पहले से 9 एनआरटीपी ब्लॉक थे जी, और 9 ब्लॉक में मॉडल सीलर हैं। तो इन 9 ब्लॉकों में धनपतगंज ही क्यों है? धनपतगंज को सेलेक्ट करने का कोई तो क्राइटेरिया होगा कि हमने धनपतगंज के अलावा खुड़वार क्यों नहीं सेलेक्ट कर लिया, कोई दूसरा ब्लॉक क्यों नहीं कर लिया, धनपतगंज ही क्यों? ये इंटेंसिव, ये जो क्राइटेरिया सिलेक्शन हुआ है ना, हाँ ये सिलेक्शन इसलिए इंटेंसिव, पुराने इंटेंसिव जो ब्लॉक है ना, ओल्ड ब्लॉक, उन्हीं हिसाब से, एक ओल्ड ब्लॉक और एक इंटेंसिव ब्लॉक जो पुराने वाले हैं उन्हीं के हिसाब से हुआ है। ठीक है, सारे ओल्ड, हमारे सुल्तानपुर में सारे ओल्ड ब्लॉक ही हैं। अच्छा ठीक है, आपको पर्टिकुलर क्राइटेरिया चाहिए कि ये धनपतगंज ही क्यों कोई दूसरा। ठीक है, मैं आपको क्राइटेरिया प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, मैं आपको क्राइटेरिया प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? नहीं तो फिर हम अगर सवाल नहीं होंगे पारुल जी, तो एक आखिरी में वीडियो है जिसमें एक ग्राम पंचायत की मुखिया और उनके सचिव इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो वो भी हम दिखाना चाहेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न है, जो भी कुटुंबश्री का काम है या हम लोग क्या करते हैं, तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई और प्रश्न बाद में आते हैं तो हम अगले ओरिएंटेशन या अगली वर्कशॉप में भी उनको ले लेंगे। ओके, वी कैन स्टार्ट विद द वीडियो। मैडम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन रहेगा? जैसे हम लोगों को ब्लॉक चेंज करना पड़े तो हम किससे बात करें? वही नोडल है। ओके, एक सेकेंड, मैं वीडियो ऑन करता हूँ। तो ये एक वीडियो है जो गोरखपुर की पृष्ठभूमि पे आधारित है, मतलब उसकी पृष्ठभूमि में है, और
इसमें आप सुन सकेंगे कि जो गोरखपुर के एक पंचायत में मुखिया हैं और उस ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं, उनका क्या कहना है वीपीआरपी पे और इस प्रोजेक्ट पे, और किस तरीके से महिलाएं इस प्रोजेक्ट का उपयोग करके न सिर्फ अपना भला कर रही हैं, बल्कि जो हमारे ग्राम पंचायत हैं उनके लिए भी काम आसान कर रही हैं कि वो गरीबी दूर कर सकें गांव की और गांव का विकास कर सकें। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 मिनट का वीडियो है, आप लोग जरूर देखें। क्या होता था, जैसे ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य, तो उनसे कार्य योजना हम लोग लेते थे और उस कार्य योजना को तैयार करके फिर जो है कि ब्लॉक में दिया जाता था, उसकी स्वीकृति करा करके उस पर काम होता था। जो कार्य योजना मतलब वार्ड सदस्य देते थे तो उतना अच्छा नहीं देते थे। अभी आप लोगों के द्वारा जो कार्य योजना आता है मतलब एकदम क्लीन, हर वार्ड का अलग अलग नाली है, ये है वो है, मतलब काम ऐसे कह लीजिए कि बहुत आसान हम लोगों के लिए हो गया। जो वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाते थे, उस नीचे स्तर तक, उस महिलाओं के तक, उस गरीब तबके के लोगों के पास तक सरकार की योजना नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन आपके माध्यम, आप लोगों के माध्यम से मतलब वो सब कुछ क्लीन होकर के उन लोग तक पहुंच जा रहा है। जो है हमारा ये एक कार्य योजना हमको मिली हुई है, ये हमारे जो है NRLM के द्वारा मिली हुई है, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये पेड़ा, इसके तहत हमें ये कार्य योजना मिली है। और इसको जो है अब हमारे वहाँ GPDP का प्लान बनना शुरू हो गए हैं 2021 के, और उसमें हम इस प्लान को हम इसमें ले रहे हैं। आपको हम प्लान भी कुछ दिखा देते हैं। ये जो है ये इसके प्लान्स हैं जो हमारे VOs के द्वारा दिए गए हैं, अलग अलग VOs के जो है अलग अलग प्लान। महिलाओं में आज एक कॉन्फिडेंस है कि हमको भी गांव सभा में जाना चाहिए। हमारे जो अधिकार है वो तो गांव सभा में जाने के बाद ही हमें मिल सकता है। बहुत फायदा हुआ, इस वजह से मेरा जो टूटे हुई समूह थी वो भी मेरा बनने खड़ा हो गया है और मेरा नए नए समूह और बनना है। और इतनी जानकारी उनको हो गई है, खुद अपना हक मांग रही है जा जाके, जो उनको कुछ नहीं मालूम था। जो लोग पार्टिसिपेंट नहीं कर पा रहे थे उन लोगों को पार्टिसिपेंट करने का मौका मिल रहा है। वो लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और प्रॉब्लम को लेकर के आ रहे हैं और यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और हमारी जो GPDP है, कि जिस तरह से हमें GPDP बनाना है, ग्राम पंचायत को डेवलप करना है, उसमें बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है। गाँव का विकास नहीं होगा तो हमारे कितने बच्चे पढ़े बिगड़ पड़े हैं, ऐसे घास छील रहे हैं, कोई महिला मजदूरी कर रही है, कोई महिला है तो कपड़ा बिगड़, खाना बिगड़, तड़प रही है कि हमारे घर में आज खाने का नहीं है, तो कौन देगा? हम ही लोग तो समूह के है तो मदद करेंगे। गरीब के हम लोग नहीं मदद करेंगे, सभी दीदी मिलकर, तो कौन करेगा? तो जैसा कि आपने देखा किस तरीके से वीपीआरपी और ये प्रोजेक्ट गांव के लिए और गांव के लोगों के लिए कितना लाभकारी है। और इसी तरीके से हम लोग यूपी में भी काम करते आए हैं पिछले 2 सालों से, और आगे भी अब काम करेंगे। तो मैं चाहूँगा मधुलिका को कि इस पे और विस्तार से बताएं और इस चर्चा को समाप्त करें। धन्यवाद। थैंक यू श्रेयस। तो श्रेयस ने आपको जो 2 वीडियोस दिखाए हैं इस ओरिएंटेशन के दौरान, कि हमने अपने जितने भी पार्टनर स्टेट हैं सब ने मिलके शूट किए थे। यूपी में हम बहराइच और गोरखपुर में हमने ये वीडियो शूट किए थे, तो बहराइच और गोरखपुर की ज्यादातर आपको क्लिप्स दिख रहे हैं। आप लोग ने आज पार्टिसिपेट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग ने आज जो हमें सपोर्ट दिया है, अपने प्रश्न पूछे हैं, आप आगे भी हमें प्रोजेक्ट को इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, इंटरनल मेंटर का सिलेक्शन होगा, LRG हमारे CCRP का सिलेक्शन होगा, नए मेंटर्स आएंगे आप लोगों के जनपद में काम करने। उन सभी का जिस भी प्रकार से आप लोग सहयोग कर सकते हैं उस प्रकार से आप सहयोग करेंगे। थैंक यू सबको आज के ओरिएंटेशन में आने के लिए। और हम हमारी टीम बहुत एक्साइटेड है दोबारा से आप लोगों के साथ काम करने के लिए। हम आशा करते हैं आप लोग भी एक्साइटेड होंगे कि हम वापस आए।
थैंक यू सो मच। अगर पारुल आपको कुछ कहना है या शुभा आपको कोई क्लोजिंग वर्ड्स देने हैं, वरना हम मीटिंग समाप्त कर सकते हैं। तो आज काफी अच्छा अनुभव रहा मेरा भी पहली बार का ओरिएंटेशन है ये। इसके पहले मुझे भी उतना कुछ नहीं पता था, तो काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एनआरओ को, कुडुमश्री को, कि उन्होंने अपना समय निकाल के हमें मार्गदर्शन दिया। और जो मैंने 2-3 एक्शन पॉइंट्स हैं जो